नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गोविल, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट जेपी हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ के बारे में। दिल से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में खतरनाक रूप लेती जा रही हैं। हर उम्र के लोगों में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 2 से 3 दशक में हार्ट की बीमारियों का जोखिम कई गुना बढ़ गया है। कोरोना महामारी के बाद तो ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। इसके पहले तक हार्ट की बीमारियां उम्र के बढ़ने के साथ साथ आया करती थी, लेकिन अब कम उम्र यहाँ तक कि बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। हाल के वर्षों में युवाओं में दिल के दौरे की घटनाएं बढ़ी हैं और ये एक चिंता का विषय है। दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें स्ट्रेस, अनिद्रा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी शामिल हैं। सीने में दर्द, बेचैनी, शरीर के बाएं हिस्से में दर्द, पीठ, कंधे, गर्दन, जबड़े और पेट में दर्द होने के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई महसूस होना हार्ट डिसीज के कुछ लक्षणों में से एक हैं। अगर ऐसी समस्याएं आप देख रहे हैं तो इसे गंभीरता से लें। तो सेहत इंडिया में आज बात दिल की, और डिटेल में समझेंगे उन कारणों को जो आपके दिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं आज की डेट में और ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग अफेक्ट हो रहे हैं। युवाओं में हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और लोग एक्सरसाइज करते करते कोलैप्स हो रहे हैं या खाना खाते खाते कोलैप्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि ये बीमारियां सडनली बढ़ गई और क्यों बढ़ी और इनके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि ये ना हो। तो सबसे पहले हार्ट में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाना, और इन ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक आता है और हार्ट का मसल डैमेज होने से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हार्ट फेलियर में पेशेंट चले जाते हैं। दूसरी बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट की रिदम एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है, जिनमें हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। वो जनरली ओल्ड एज पेशेंट्स में होती हैं जिनकी उम्र 60 या 65 से अबव है और उनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड प्रॉब्लम होती है वॉल्व रिलेटेड, जिसमें हार्ट के वॉल्व में कोई लीकेज हो गई या हार्ट का वॉल्व सिकुड़ गया। और चौथी बीमारी होती है जिसमें हार्ट के बाहर एक लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उनमें कोई सूजन आ गई या वहाँ वाटर कलेक्शन हो जाए जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और हार्ट मसल की बीमारियां अलग से एक होती हैं जो जेनेटिक भी हो सकती हैं, या हार्ट अटैक के बाद अगर हार्ट मसल डैमेज होने से हार्ट फैल गया तो हार्ट फेलियर बोला जाता है इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी होती है हार्ट अटैक, जिसको टोटली प्रिवेंट किया जा सकता है। हार्ट अटैक या हार्ट में ब्लॉकेजेस आने का सबसे मेन कारण होता है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड मेजर्स। एक तो होता है एज, जो कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी में चेंजेस आती हैं और हार्ट की आर्टरीज और जनरली बॉडी की आर्टरीज में भी चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर हम कुछ लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करें या कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लें जिनसे हार्ट की ब्लॉकेजेस बढ़ सकी, तो उनसे ये प्रॉब्लम सडनली एग्रेवेट हो जाती है या कम उम्र में भी प्रेजेंट होती है। तो यंग पेशेंट्स में ब्लॉकेज होने का रीज़न है एक तो स्मोकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है यंग पेशेंट में। लेस देन 40 ईयर्स एज में अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो मोस्टली पेशेंट टोबैको कंजम्पशन कर रहे होते हैं, स्मोकिंग के फॉर्म में या चूइंग के फॉर्म में या गुटखा, किसी भी रूप में टोबैको का कंजम्पशन हो रहा है। सेकेंड है डायबिटीज़। अगर किसी को शुगर है और शुगर कंट्रोल नहीं है, या शुगर है और दिखा नहीं रहे, दवाई नहीं खा रहे, और अगर दवाई खा भी रहे हैं तो भी कुछ हद तक शुगर की वजह से हार्ट में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। थर्ड इज लाइफस्टाइल मेजर्स, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई फैटी फूड, बाहर का खाना, स्पेशली जो रेस्टोरेंट फूड है या रेडीमेड फूड है, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। प्लस इसमें जो फैट यूज़ होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है या ट्रांस फैट होता है। आप सभी जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हार्ट के लिए खराब होता है, हानिकारक होता है। तो ये ट्रांस फैट क्या होता है कि जिस तेल को बार बार गर्म किया जाता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिससे ये डेंजरस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये
हार्ट की आर्टरीज में जाके चिपक जाता है और उसको ब्लॉकेज की तरह प्रेजेंट होता है। थर्ड इज, अगर कोलेस्ट्रॉल डाइट में बहुत हाई है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली हमारी बॉडी में बनता है लीवर के द्वारा, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं जो कि मोस्टली एनिमल फैट में मिलता है, कोलेस्ट्रॉल का सोर्स एनिमल फैट होता है, और एनिमल फैट का मतलब होता है नॉन वेज प्रोडक्ट्स जिसमें रेड मीट है, एग योक, ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है। इवन पोल्ट्री चिकन, आजकल अगर फार्म चिकन हम देखें तो उसमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट आया है। एंड अगर वेजिटेरियन है तो उसमें मिल्क फैट, जो मिल्क है वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो उसमें जो फैट कंटेंट है जैसे मलाई, घी, मक्खन, इसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में। तो अगर इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। फोर्थ इज अल्कोहल कंजम्पशन, अगर किसी का अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है तो वो भी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, और वो भी ब्लॉकेजेस को बना सकता है। देन हमारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज जैसे स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ स्लीप हो गया, इनसे भी, स्ट्रेस होने से आर्टरीज में चेंजेस आ सकती हैं और डैमेजेस बढ़ सकती हैं। देन रोल ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, तो आज की डेट में देखा गया कि बहुत सारे लोग जैसे अर्बन सेटिंग में काम कर रहे हैं और बिजी हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकल गए, शाम को लेट आ रहे हैं, तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, तो उसमें अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। एंड डाइट में अगर आपका ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन कम हो रहा है और प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा है, तो इससे भी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो अब जब हम पता है कि हमें इन चीज़ों से प्रॉब्लम बढ़ती है तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करना। तो जो भी खराब आदतें हैं उनको आपको छोड़ना चाहिए, स्मोकिंग बंद करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन को बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको जितना कम कर सकें। सोशल ड्रिंकिंग फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। सेकेंड इज डाइट, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसको डेली खाना चाहिए, एटलीस्ट 2 मील्स आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लेने चाहिए, डेली फ्रूट का कंजम्पशन होना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए, रिफाइंड मटेरियल, रिफाइंड फ्लोर जैसे मैदा हो गया या रिफाइंड शुगर हो गया, इनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। जो रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या हाई शुगर कंटेंट फूड हो गया, उसको अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट कम लेना चाहिए, अगेन सॉल्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ये पाया गया कि जिनका सॉल्ट कंजम्पशन कम है उसमें हम 10-20 मिलीमीटर से बीपी को सिर्फ डाइट रेगुलेट करने से भी कम कर सकते हैं। तो डेली सॉल्ट इंटेक 2.5 2.5 ग्राम से कम होना चाहिए एक एवरेज इंडिविजुअल का। अभी एक स्टडी आई थी जिसमें इंडियंस में पाया गया कि एवरेज सॉल्ट कंजम्पशन 8 ग्राम्स पर डे है। तो हमारी नेचुरल डाइट जो है वो हाई सॉल्टी डाइट है, तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए, मिनिमम स्लीप ड्यूरेशन बिटवीन 7 to 9 आवर्स है। तो अगर 7 घंटे से किसी की कम स्लीपिंग हो रही है, रात में बार बार उठ रहे हैं ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, जैसे कई बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स भी होती है जिनसे बार बार नींद खुलती है, या आपको कोई स्ट्रेस है, या आपका वर्किंग आवर ऐसा है कि आपको रात में पूरी नींद नहीं हो पा रही, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, और ये सारी चीज़ों को हार्ट के ऊपर आने से हार्ट अटैक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर किसी को हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहा है जिसमें लगता है कि चेस्ट पेन है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या चलने पे आपको कोई तकलीफ हो रही है, घबराहट है, बेचैनी है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपना टेस्ट कराएं। अगर आप 40+ हैं तो अपना रूटीन ब्लड टेस्ट, एक रूटीन हेल्थ चेक ज़रूर कराएं जिसमें एक ECG हो गया, अगर ज़रूरत है तो ईको या TMT, इसको करके हम चेक कर सकते हैं कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो हार्ट रिलेटेड हैं या नहीं, और अगर हार्ट रिलेटेड है तो फर्दर टेस्टिंग के द्वारा उसको एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका है तो उसके लिए जो भी मेडिसिन हैं वो लेते रहें, उसको बंद ना करें। स्पेशली ब्लड थिनर्स है, ब्लड थिनर्स बहुत ज़रूरी होता है हार्ट अटैक के बाद, तो बिना डॉक्टर से पूछे उसको बंद नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, अगेन ब्लड प्रेशर, आधे से ज़्यादा लोगों में ब्लड प्रेशर होते हुए भी मेडिसिन नहीं लेते, तो ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको प्रॉपर कंट्रोल करने से काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड या ब्रेन स्ट्रोक, किडनी की
बीमारियाँ, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी ब्लड प्रेशर से बढ़ती हैं। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और इसको टाइम टू टाइम चेक भी करना होता है। जैसे आपका बीपी अगर बढ़ा है तो आप घर में ज़रूर चेक करें, एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार ज़रूर चेक करें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कई बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट को बीपी हाई है लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। और एक मेन कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में होता है कि अगर एक बार बीपी की मेडिसिन शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, इस डर से वो मेडिसिन नहीं स्टार्ट करते। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हाई बीपी से अगर आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो रहा है या हार्ट पे या किडनीज पे इफेक्ट हो रहा है तो बाद में बल्कि ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ेंगी आपको। अभी हम मान लो एक मेडिसिन से कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी अवॉइड करेंगे तो बाद में हमें 2 या 3 मेडिसिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि कम डोज में अर्ली ट्रीटमेंट से अगर आपके बॉडी में डैमेज होने से बच जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन कि वेट कर रहे हैं और हम बीमारी बढ़ा के स्टार्ट करें। दूसरी बात है कि कई बार मेडिसिन आप खा भी रहे हैं लेकिन आपका उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर कोई प्रॉब्लम है जैसे सीजनल विंटर के टाइम पे बीपी बढ़ता है, तो उस समय भी आपको एक बार रीचेक करना चाहिए और डोज को एडजस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ स्मोकिंग की बात हमने करी ली कि स्मोकिंग बंद करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। ये पाया गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज इन अ वीक, उनकी हार्ट की हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक आपका एक्सरसाइज का टारगेट होना चाहिए, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो गया और जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिसमें हार्ट को एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें बॉडी की मूवमेंट बनी रहे तो हार्ट को भी बेनिफिट मिलता है। प्लस आप दो दो बार हफ्ते में जिम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो सके। लेकिन ब्रीफ स्पर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सडन आप गए जिम में और 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, वीकेंड पे एक दिन एक्सरसाइज कर लिया और बाकी डेज कुछ भी नहीं कर रहे, ये अवॉइड करना चाहिए। या सडन कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये देखें कि आप फिट हैं कि नहीं उस टाइप के एक्सरसाइज करने के लिए। और ज़्यादातर जो देखा गया कि जिम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें पेशेंट जिम गए और वहाँ पे विगरस एक्सरसाइज शुरू कर दी जो उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती, या उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी जिसको पहले से नहीं चेक किया गया और बिकॉज ऑफ इंटेंसिव एक्सरसाइज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्सरसाइज करें तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें और उसके बाद एक लेवल अचीव करके अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो 1 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन डे 1 से बहुत विगरस एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। और अगर हार्ट की कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो उसको टाइमली दिखा करके अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जैसे अलग अलग बीमारियों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। स्पेशली अगर किसी को ब्लॉकेज है तो चेस्ट पेन होगा, एंजाइना बोलते हैं जिसको, चलने पे दर्द होगा, सांस फूलेगा, और अगर ब्लॉकेज बढ़ जाती है तो बैठे बैठे दर्द शुरू हो जाता है। कई बार यही सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसे फीमेल्स में देखा जाए तो टिपिकल एंजाइना नहीं होता, उनमें चेस्ट पेन नहीं होता और सिर्फ सांस फूलता है, या किसी को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होगी, पीठ में दर्द होगा, बेचैनी होगी, उल्टी जैसा मन करेगा, ये भी हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। अगर हार्ट की रिदम की बात करें, अगर रिदम एबनॉर्मलिटीज़ हैं किसी को तो पैल्पिटेशन फील होगा। पैल्पिटेशन का मतलब होता है अपनी हार्ट बीट को खुद से पता चलना। तो अगर आपकी हार्ट बीट आपको खुद पता चल रही है तो उसको पैल्पिटेशन माना जाता है। जनरली पैल्पिटेशन हार्ट की गति बढ़ने से मालूम चलता है। अगर किसी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई या इरेगुलर हो गई तो आपको पैल्पिटेशन फील होगा और घबराहट जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन कभी कभी अगर हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाए या हार्ट बहुत फोर्स से पंप कर रहा हो ब्लड को तो भी पैल्पिटेशन फील हो सकता है। वॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर वॉल्व में सिकुड़न आ गई है या वॉल्व में लीकेज आ गई है तो दोनों कंडीशंस में सांस फूलेगा, चलने पे सांस फूलेगा, बाद में अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो लेटने से भी सांस फूलता है। कई लोगों में लेटने के बाद अगर 2-3 घंटे बाद सडनली नींद खुल रही है सांस फूलने की वजह से, तो ये हार्ट का सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है और जनरली इसमें वॉल्व रिलेटेड इश्यूज होती हैं, तो इनको अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। और अगर हार्ट के बाहर लिक्विड या पानी जमा हो गया है उस कंडीशन में भी सांस फूलेगा या पैरों में स्वेलिंग आएगी या बेचैनी होगी, फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। तो इन बीमारियों में अलग अलग सिम्टम्स के आधार पे हम डिजीज़ के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन मुख्य जो सिम्टम्स हैं वो है
पैल्पिटेशन होना, सांस फूलना, सीने में दर्द, बेचैनी, घबराहट, पसीना आना या उल्टी जैसा मन करना और सूजन पूरे शरीर पे। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसका निवारण करें। जैसे अगर पेशेंट कोई भी सिम्टम्स के साथ हमारे पास आया तो हम सबसे पहले उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि ऊपर से देखने पे क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं, पेशेंट को क्या बीमारी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर उसके हिसाब से टेस्ट्स ऑर्डर करते हैं। तो उसके बाद अगर टेस्ट में बेसिक टेस्ट होता है, जैसे एक ईसीजी करा लिया और एक इको करा लिया। इको में हार्ट की फंक्शनिंग पता चल जाती है कि हार्ट की पंपिंग कैसी है, वॉल्व में कोई दिक्कत है या नहीं, और कि कोई हार्ट मसल में कोई डैमेज है या नहीं, या हार्ट के बाहर पानी है कि नहीं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इको से मिल जाता है। ईसीजी से ये पता चल जाता है कि हार्ट की रिदम कैसी है, हार्ट रेट कैसा है, फास्ट है या स्लो है। तो ये बेसिक टेस्ट से हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमें कोई टेस्ट कराना है, जैसे अगर ब्लॉकेज चेक करना है, तो उसके लिए सीटी एंजियोग्राफी होती है, इसमें सीटी स्कैन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर सीटी स्कैन में नहीं पता चल पा रहा तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो कई केसेस में जैसे इन टेस्ट में भी नहीं डिटेक्ट हो पा रहा तो फिर कार्डियक एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई करने से हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, जैसे हार्ट की मसल्स में डिजीज़ है या हार्ट की कैविटी में कोई क्लॉट्स बन रहे हैं या नहीं। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपको क्लिनिशियन से मिलने पे या अपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने पे ही डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है आपके लिए। अगर ब्लॉकेजेस की बात करें तो ब्लॉकेज की परसेंटेज कितनी है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना है। अगर किसी को हार्ट के सिम्टम्स हैं, अगर चेस्ट पेन हो रहा है, बैठे बैठे दर्द है, तो जनरली ये ब्लॉकेज की परसेंटेज हाई होती है, तभी बैठे बैठे सिम्टम्स आते हैं। और अगर सिर्फ एंजाइना है, सिर्फ चलने पे पेन हो रहा है, तो कई बार ब्लॉकेज कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो सेम ब्लॉकेज जब ज़्यादा हार्ट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है सेम ब्लॉकेज पे। जनरली 50% से कम अगर ब्लॉकेज है तो उसको हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 50% से ऊपर है ब्लॉकेज तो उसके लिए कुछ हमें डेफिनेटिव थेरेपी देनी पड़ती है। 70% से ऊपर ब्लॉकेज प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इसमें चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। लेकिन बिटवीन 50 to 70% एक इंटरमीडिएट जोन होता है जिसमें कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। तो अगर हम टेस्टिंग के दौरान ये पाते हैं कि आपकी ब्लॉकेज है और उससे आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है तो हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग के दौरान ये पता चल गया कि ब्लॉकेज है लेकिन हार्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको मेडिसिन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट सडनली हार्ट अटैक के साथ आते हैं और उससे पहले कोई सिम्टम्स नहीं होता। तो ये भी देखा गया है कि यंग पेशेंट्स में स्पेशली कम ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ब्लॉकेज का परसेंटेज हाई ना भी हो तो भी अटैक पड़ सकता है। वो इसलिए होता है कि अगर किसी के हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया और सडनली उस कोलेस्ट्रॉल में रप्चर हो जाए उसके अंदर, तो वो रप्चर होने से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। तो कोई ब्लॉकेज मान लो 40-50% था और सडन रप्चर होने से वो 100% ब्लॉक हो गया, तो ब्लड सप्लाई रुक गई हार्ट की, और हार्ट की सप्लाई रुकने से हार्ट मसल डैमेज होने लगता है। तो उस कंडीशन में हमें तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक है उस समय ये सोचने का टाइम नहीं होता कि हम ब्लॉकेज दवाई से करेंगे या स्टेंटिंग से करेंगे। उस समय तो जान बचाना और हार्ट के मसल को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय टाइम इज़ मसल, एक एक मिनट आपका मसल डैमेज हो रहा है, तो हर मिनट कीमती होता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी उस आर्टरी को ओपन करना चाहते हैं। और जो श्योर शॉट मैकेनिज्म है जिससे आर्टरी ओपन हो सकती है वो है एंजियोप्लास्टी। पहले एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी तो मेडिसिन से ट्रीट करते थे। आज भी उन जगहों पे जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे हम ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने की मेडिसिन देते हैं पहले। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ एंजियोप्लास्टी हो सकती है या स्पेशली आप विद इन 60 मिनट्स हॉस्पिटल पहुँच सकते हो तो उसमें हम एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ रिमोट लोकेशन है और 2 घंटा लग रहा है हॉस्पिटल पहुँचने में, तो उस समय बेसिक ट्रीटमेंट और बेसिक क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन लेने के बाद भी उस हॉस्पिटल में जाया जा सकता है जहाँ पे जाके इस ब्लॉकेज का फाइनल सॉल्यूशन मिल सके।
और कई बार ऐसा एक लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम अगर एंजियोग्राफी कराएंगे तो स्टेंटिंग भी हो ही जाएगी साथ में, तो ऐसा गलत है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज बहुत सीवियर है तो भी हम एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। अगर ब्लॉकेज की परसेंटेज कम है तो मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि ब्लॉकेज की परसेंटेज बहुत हाई है और डॉक्टर को लगता है कि ये रिस्की ब्लॉकेज है। कई बार ब्लॉकेज को देखने से समझ में आता है कि इससे हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है। अगर ब्लॉकेज अनस्टेबल है और लग रहा है कि फ्यूचर में अटैक आने का चांस बहुत हाई है, तो उस समय हम एडवाइस करते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी जल्दी से जल्दी करा लें। लेकिन अटैक के टाइम पे इमीडिएट करना ही सही ट्रीटमेंट होता है। एक और कंफ्यूजन होता है कि कब एंजियोप्लास्टी होगी और कब बाईपास होगा। तो ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी उन कंडीशंस होती है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आया तो इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन अगर किसी के हार्ट में सिर्फ एंजाइना पेन है या चलने पे दर्द होता है या बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है लेकिन अटैक नहीं पड़ा या माइनर अटैक है और एंजियोग्राफी में मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकल रही हैं, जैसे तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है या कोई ऐसे पॉइंट पे ब्लॉकेज है जहाँ पे स्टेंट डालना सेफ नहीं है, उस कंडीशन में हम बाईपास कराते हैं। तो बाईपास कराने में क्या होता है कि हम ओपन हार्ट ऑपरेशन करते हैं या आजकल एक मिनिमल इन्वेजिव बाईपास भी होता है जिसको कम ओपन करके भी छोटे से चीरे के साथ भी किया जा सकता है। बाईपास का मतलब होता है कि जैसे आप एक सिटी में रहते हैं और आपको उस सिटी के थ्रू नहीं जाना, आप बाईपास रोड से एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, आपको सिटी की ट्रैफिक को अवॉइड करना है। तो सिमिलरली बाईपास यही होता है कि हम एक नया रास्ता बना देते हैं। तो जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको हमने बाईपास कर दिया, उस ब्लॉकेज को हमने बाईपास करके एक नया रास्ता जोड़ दिया उसके आगे, ताकि ब्लड डायरेक्टली नीचे जहाँ मसल्स में जाना चाहिए वहाँ पहुँच सके। तो ये प्रक्रिया ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा की जाती है ज़्यादातर, और आजकल मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक सर्जरीज के द्वारा भी कर सकते हैं। और एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि हम बिना ऑपरेशन किए एक छोटे से होल के द्वारा, ज़्यादातर हाथ से हो जाता है, 99% केसेस में आजकल हम हैंड से करते हैं, और इसमें एक पिन होल के द्वारा हम एक ट्यूब के थ्रू उस ब्लॉकेज को क्लीन करके वहाँ पे स्टेंट लगा देते हैं। इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अगर सिर्फ बलूनिंग की तो उसको प्लेन बलूनिंग एंजियोप्लास्टी बोली जाती है, और अगर स्टेंट डलता है तो उसको स्टेंटिंग बोलते हैं। आज की डेट में सिर्फ बलूनिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि बलूनिंग के बाद रीब्लॉकेज होने का चांस बहुत हाई होता है। तो अगर सिर्फ बलूनिंग करके छोड़ दे तो 50% लोगों में दोबारा ब्लॉकेजेस आ सकती है। इसीलिए स्टेंट कर देने से सेम ब्लॉकेज होना 5 to 8% लोगों में ही होता है, सेम स्पॉट पे नया ब्लॉकेज आना। तो स्टेंट करने से 90 to 95% लोगों में रीब्लॉकेज नहीं होती सेम स्पॉट पे। बलूनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले वायर डालते हैं ब्लड वेसल में और उसके ऊपर एक बलून ले जा करके जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ओपन कर देते हैं, तो रास्ता बन जाता है बलूनिंग के द्वारा। अब कई बार ऐसा होता है कि आर्टरीज की साइज छोटी है, छोटा डायमीटर है, तो उसमें बलूनिंग ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत पतली आर्टरीज में हम स्टेंट डालना अवॉइड करते हैं, क्योंकि पतली आर्टरी में पतला स्टेंट डाल दिया तो रीब्लॉकेज का चांस बढ़ जाता है। उस केस में सिर्फ बलूनिंग की जाती है। आजकल ड्रग कोटेड बलून्स भी आ गए हैं जिनसे हम सेम मैकेनिज्म के द्वारा उस जगह पे ड्रग डिलीवरी भी करते हैं, जिससे रीब्लॉकेज का चांस कम हो जाता है। लेकिन अगेन ये सारा प्रोसेस ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी ही डिसाइड होता है कि सिर्फ बलूनिंग होगी या दवाई वाला बलून यूज़ होगा या स्टेंट यूज़ होगा। वो आपके सिचुएशन, आपकी वेसल का आर्किटेक्चर कैसा है, वेसल का डायमीटर कितना है, ब्लॉकेज कितने लंबे सेगमेंट में है, या लोकेशन क्या है ब्लॉकेज की, इसके आधार पे डिसाइड करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है बलूनिंग से लेके स्टेंटिंग तक, लेकिन स्टेंट एक अल्टीमेट प्रोसेस है एंजियोप्लास्टी का। स्टेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एंजियोप्लास्टी। तो स्टेंटिंग करने से ये ज़रूर हो जाता है कि वो वेसल या वो ब्लॉकेज फिक्स हो जाती है और सेम स्पॉट पे रीब्लॉकेज होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आए, तो उस समय हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर और भी ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में और हर जगह पे स्टेंट डालना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम पेशेंट का बाईपास कराते हैं। तो कई बार हाइब्रिड प्रोसीजर भी करना पड़ता है कि स्टेंटिंग कर दी और उसके बाद बाईपास कराया।
या फिर किसी को हमने स्टेंट कर दिया, फ्यूचर में अगर रीब्लॉकेज हो गया स्टेंट के अंदर या स्टेंट के बाहर या किसी नई जगह पे और मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, तो उस केस में भी बाईपास करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए स्टेंटिंग हो गई और नए जगह पे दोबारा ब्लॉकेज आ गई तो दोबारा भी स्टेंट डल जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस में हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर स्टेंटिंग होगी तो ऐसा नहीं कि उनका बाईपास नहीं हो सकता, या ये भी सोचना गलत है कि स्टेंट डल गया तो अब बाईपास नहीं होगा हमारा कभी भी। तो अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है या सेम बीमारी ज़्यादा थी और अटैक आ गया, तो अटैक के टाइम पे तो हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होता है, लेकिन उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आपकी ब्लॉकेजेस कितनी हैं और मेडिसिन से हो सकता है या नहीं, या बाईपास कराना चाहिए। हेल्दी हार्ट के लिए आपको जो नेचर ने प्रोवाइड किया है वो आइटम्स यूज़ करने चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और लेस प्रोसेस्ड फूड। तो हम खाने में अगर देखें तो आटा अगर यूज़ करें तो होल आटा यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैदा। सिमिलरली जो शुगर है, तो नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स में है वो हमारे लिए इनफ है। अगर हम शुगर को किसी फ्रूट से निकाल करके उसको जूस को कॉन्सेंट्रेट करके शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हार्मफुल होगा। सिमिलरली ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, इवन नट्स बेस्ड ऑयल है वो भी ठीक है, उनमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, जैसे कि हमने पाम ऑयल को उसको सॉलिडिफाई करके डालडा में या मार्जरीन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर बटर है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और नेचर में जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं अनप्रोसेस्ड फूड, वो हमारे लिए अच्छे हैं। बच्चों में तो और भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज बच्चों में क्या होता है कि कम उम्र में ही अगर हम गलत आदत डाल दें तो बच्चे बाद में जा कर के वो फूड नहीं लेना चाहेंगे। तो अगर आपने बचपन से पिज़्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड की आदत डाल दी है तो आगे जा कर के उनको होल ग्रेन्स या ग्रीन वेजिटेबल्स या नेचुरल फ्रूट्स अच्छा नहीं लगेगा, उनको कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड ड्रिंक्स ही अच्छा लगेगा। तो बचपन से ही आपको बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए या ऐसा अपने फैमिली में इनकलकेट करना चाहिए हैबिट, जिसमें कि होल सीरियल्स हों और ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा हो, आउटसाइड फूड कम से कम यूज़ हो, प्रोसेस्ड फूड कम से कम यूज़ हो। कभी ओकेजनल बच्चे को इंटरेस्ट होता है नया नया कुछ खाने में या दूसरे बच्चों को देख करके भी, तो उनको मना नहीं करना चाहिए। कभी कभार या वीक में आप एक दिन फिक्स कर लो कि भाई आज आप खा सकते हो, लेकिन रेगुलर फूड हमेशा नेचुरल एंड अनप्रोसेस्ड हो तो अच्छा है। या सो फाइनल मैसेज मेरा ये होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहें। हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इसको इग्नोर ना करें, और जो भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हैं, जिन जिन चीज़ों से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है उनको आप डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, स्ट्रेस कम लें, सोएं अच्छे से, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है उनको अवॉइड करें।